Hello, my name is Roshan Kumar. I am from Youth Academy and हम आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम जानेंगे आज कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सन की क्या भूमिका होती है हमारे सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स किसे कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी, ये प्लैनेट्स कहलाते हैं या स्टार्स कहलाते हैं, इसको गहराई से समझेंगे सिक्स्थ क्लास के हिसाब से। एंड मून किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। एंड एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स में क्या फ़र्क होता है, एंड गैलेक्सी किसे कहते हैं, और भी चीज़ें इसमें है, हम ध्यान से देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आ जाता है सेलेशियल बॉडी। जो भी आसमान में चीज़ें हैं, जैसे सन हो गया, मून हो गया, और जो भी ऑब्जेक्ट आसमान में चमकते हुए पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, चमकते हुए, उन्हें हम सेलेशियल बॉडी कहते हैं, हिंदी में खगोलीय पिंड। जो भी रात में ऑब्जेक्ट चमकते हुए पाए जाते हैं या दिन में, जैसे रात में स्टार्स, जो सूर्य होते हैं वो स्टार्स के रूप में चमकते हैं। मून हो गया, जो भी हमें रात में चमकते हुए ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं या दिखते हैं, उसको हम खगोलीय पिंड या सेलेशियल बॉडी कहते हैं। इसके आगे अब उन्हीं सेलेशियल बॉडी में कुछ आकार में बड़े होते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज आर वेरी बिग, यहाँ से देखते हैं, सम सेलेशियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। क्या होते हैं, बड़े होते हैं आकार में और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, किस चीज से बने होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसे गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड ओन लाइट। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, उनकी क्या होती है, अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, अपनी ऊर्जा को निकालते हैं। जैसे सूर्य है, उसकी अपनी हीट है, और हीट मीन्स ऊष्मा, गर्म, उसकी अपनी गर्मी है, और इस वजह से अपनी ऊर्जा का वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है, एमिट करता है इन लार्ज अमाउंट, जिसके कारण वो रोशनी भी दे पाता है। तो उसकी अपनी ऊर्जा और लाइट है। दिस सेलेशियल बॉडी आर कॉल्ड एज स्टार्स, इसको क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं, जिसके पास क्या हो, अपनी ऊर्जा, हीट हो प्लस लाइट हो, उसको कहते हैं स्टार्स। और सेलेशियल बॉडी को क्या कहते हैं, स्टार्स। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टेलेशन, तारामंडल। कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स कह सकते हैं इन्हें, जो एक पैटर्न बनाते हैं। अभी आगे देखते हैं क्या बनाते हैं, पैटर्न। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, रात में स्काई को देखते हुए, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दिस आर कॉल्ड, आपने रात में देखा होगा कि जो भी स्टार्स है वो एक तरीके का पैटर्न ड्रॉ करते हैं। इसी पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वेरियस पैटर्न, ये पैटर्न ड्रॉ कर रहा है एक, ये सारे स्टार्स हैं, ये पैटर्न बना रहे हैं, इन्हीं पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ओर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, ये एक तारामंडल का उदाहरण। कौन उदाहरण, ओर्सा मेजर और बिग बियर। इसका नाम याद रखने की जरूरत है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल एंड कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। ये सबसे इजी, इसको फाइंड आउट आसमान में ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ओर्सा मेजर। सप्तऋषि के नाम से ही पता चलता है कि ये 7 स्टार का पार्ट है। तो आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया वो कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं, कि आसमान में जो भी तारों का ग्रुप होता है वो एक
तरीके का पैटर्न बनाते हैं, उसी को हम कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल कहते हैं। आगे देखते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। एक एंशियंट टाइम में जब हमारे पास कोई भी डायरेक्शन देखने की मशीन या यंत्र नहीं होते थे, तो हम तारों की बिहाफ पे हम डायरेक्शन का पता लगाते थे। जैसे पोल स्टार नाम का एक तारा है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, तो उसके बिहाफ पे हम अपने जो भी यात्री होते थे, जहाज होते थे, उसके बिहाफ पे ही हम डायरेक्शन का पता लगाया जाता था उस समय। इन एंशियंट टाइम people used to determine direction during the night with the help of stars। जो भी यात्री रात में यात्रा करते थे, वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे? हेल्प ऑफ नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ में ही रहता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। इसी नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहते हैं, हिंदी में ध्रुव तारा। We can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। सप्तऋषि के आधार पर हम पोल स्टार की जो लोकेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है सप्तऋषि का, पोल स्टार वहां पर, कि कैसे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं प्लैनेट। प्लैनेट किसे कहते हैं? Some celestial body do not have। एक तो था स्टार्स, अब आ गया प्लैनेट। प्लैनेट और स्टार्स में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही होता है कि स्टार्स के पास अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, बट किसी भी प्लैनेट के पास खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती। इसके पास होती है, इसके पास नहीं होती। दैट्स द मेन फैक्टर बिटवीन इट। Some celestial body do not have their own heat and light। They are lit by the light of the stars। जैसे हमारी अर्थ है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचता है, तभी हमारे धरती पे प्रकाश का आवागमन होता है, या हमारी धरती पे उजाला आता है। सच बॉडीज आर कोल्ड प्लैनेट्स। इन्हीं बॉडीज को क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। पहले ही मैंने मेजर डिफरेंस बता दिया था कि स्टार्स के पास हीट होती है, लाइट होती है, बट प्लैनेट्स के पास नहीं होती। प्लैनेट्स के पास लाइट और हीट कहाँ से आती है? स्टार्स से आती है। यही डिफरेंस है। द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड कहाँ से आया प्लैनेट, इसका क्या अर्थ हो निकलता है? वंडर्स। वंडर्स मतलब घूमंतु या घूमने वाला। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर याद रखने के लिए काफी। आगे देखते हैं सोलर सिस्टम। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टार्स किसे कहते हैं, प्लैनेट किसे कहते हैं, आगे पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड किसे कहते हैं। यही सब हमारे क्या फॉर्म करते हैं? सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। द सन एंड 8 प्लैनेट्स। टोटल कितने प्लैनेट है? 8। पहले प्लेटो भी हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये एक तो साइज में छोटा था, एक ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाता था। आगे देखते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? सन, टोटल जितने प्लैनेट है 8, वो सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जो रात में चमकते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं, नॉन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो ये सारी चीजें मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। ये सन है, इसके ऑर्बिट पर सब अपने ऑर्बिट में यहाँ पे रेवोल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। We often call it solar family with the sun as its head। हम इसको सोलर फैमिली के रूप में, सौर परिवार के रूप में भी जानते हैं, और इसका हेड कौन होता है? सन, क्योंकि इसी के कारण ही जो भी हमारे ग्रह पर जीवन है वो उपस्थित है। इसलिए इसको सूर्य को अपना हेड माना गया है।
अब सन के बारे में पढ़ लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे हमने पिक्चर में देखा कि सन कहाँ पर है, हमारे सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में है। बाकी सारे जो भी ग्रह हैं इसके अराउंड वो चक्कर लगाते हैं। द सन इज इन द सोलर सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज द ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये आकार में कितना बहुत बड़ा है, वो तो इस पिक्चर में हमने इतना कंज्यूम नहीं कर सकते इसलिए छोटे आकार में दिखाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा है और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है। हीलियम, हाइड्रोजन, वो आगे हम जब यूपीएससी का लेक्चर लेंगे अलग से, ये तो अभी 6th क्लास के लिए है तो उसमें गहराई से समझेंगे। द सन इज इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। सर्स क्या है? गर्मी का एक भंडार है, ऊर्जा का एक भंडार है, लाइट का। फॉर द सोलर सिस्टम द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। ये अर्थ से कितना दूर है? 150 किलोमीटर दूर है। तब भी हमें इतनी ऊर्जा की उपस्थिति का अंदाजा होता है। अगर ये पास आ जाए तो सोच ही सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं। आई होप सन समझ आ गया होगा कि आकार में बहुत बड़ा है, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है और ये 150 किलोमीटर दूर है सन से। अब आगे देखते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किसे कहते हैं? प्लैनेट्स तो हमने जान ही लिया था, लेकिन दे आर 8 प्लैनेट्स। प्लैनेट्स वही होते हैं जिनके पास अपनी हीट और ऊर्जा नहीं होती और दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दे आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। कौन कौन से? मरकरी, वेनस। वेनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, वो आगे देखेंगे क्यों। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये देखिए, ये अर्थ है, ये इनका ऑर्बिट है। अपने ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाते हैं। पहला मरकरी हो गया, दूसरा वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। ये बड़े आकार के रॉकी माउंटेन भी कह सकते हैं इसे, चट्टान घूमते रहते हैं। ये कभी कभी धरती के पास भी आ जाते हैं। देखते हैं अभी किसके बीच में पाए जाते हैं। ये मेन चीज है, ये अर्थ को, ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और ये हमारे दिमाग में नहीं रहता कि कौन से 2 प्लैनेट के बीच में पाए जाते हैं। यह है जुपिटर एंड मार्स, इसको याद रखना आवश्यक है। उसके आगे सैटर्न। आगे देखते हैं। इतना समझ आ गया होगा कि प्लैनेट्स कितने हुए हैं, ये कौन कौन से ऑर्बिट में। आप देखते हैं ऑर्बिट किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। तो ऑर्बिट देखते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जो भी जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, वो किसके आगे चक्कर लगाते हैं? सूर्य है, उसके आगे चक्कर लगाते हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ फिक्स पाथ, एक फिक्स रास्ता है जहाँ पर वो अपना रेवोल्यूशन करते हैं, अपने चक्कर लगाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स रास्ता है, उस पर अपना चक्कर लगाते हैं। दिस फिक्स पाथ एलोंगेटेड, लंबाई के तौर पर इसको ऑर्बिट कहते हैं। साथ में इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट कि ये अपने ऑर्बिट में, दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिट। ये अपने एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं और इन्हीं को ऑर्बिट कहते हैं। अब आगे देखते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी किसके पास में है? सन के सबसे पास में है। कौन सा प्लैनेट? ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पास वाला प्लैनेट बता दो कौन सा है। मरकरी। सबसे दूर वाला कौन सा है? नेपच्यून। ऐसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो ये देख लिया हमने। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली कितने दिन लेता है? 88 डेज लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, to the complete round along its orbit. Venus is considered as Earth's twins because it's Venus को अर्थ की ट्विंस, बहन भी कहते हैं। किसकी? अर्थ की, क्योंकि साइज में और शेप में किसकी?
की तरह सिमिलर है, अर्थ की तरह सिमिलर है, इसलिए हम इस वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ की ट्विन सिस्टर या जुड़वा भी कहते हैं। आर वेरी मच सिमिलर, ये तो हमने देख लिया। अब ये देखिए ड्वार्फ प्लैनेट बोने ग्रह। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड, पहले प्लूटो को भी क्या कहा गया था, एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, बट आफ्टर 2006 इंटरनेशनल एरोनॉटिकल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक IAU, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फैसला लिया कि प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें फीचर्स नहीं है प्लैनेट वाले। इसमें साइज में छोटा है, ये अपने ऑर्बिट में राउंड नहीं करता है लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडी। और अलग ये सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। इसको प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, उसके साथ साथ सीरियस है, UB 313 है। इन सबको अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जाम्पल बताओ तो कौन कौन से लिखेंगे, प्लूटो, सीरियस, UB 313 एंड प्लैनेट के एग्जाम्पल पूछे तो आपको बताइए 8 प्लैनेट में किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। द अर्थ, अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे जहां हम रहते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। सन के कितने कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, मरकरी, वीनस, अर्थ। और साइज में कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। जो भी साइज है प्लेनेट का वो कौन से नंबर पे आता है, 5th नंबर पे। इट इज स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल्स, जो अर्थ की शेप है यहाँ पे चपटी है पोल्स पे दोनों साइड, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल है, इसलिए इस शेप को अलग ही नाम दिया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि ये सॉरी ये सर्कल है ऊपर से चपटा है ऑरेंज शेप किया है, इसका अलग ही नाम दिया गया जिसको कहते हैं जियोइड। शेप ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं, जियोइड। शेप ऑफ द अर्थ जियोइड। इट इज स्लाइटली फ्लैटर, चपटी है एट द पोल्स, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, इसलिए इसकी शेप को जियोइड कहा गया। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड का खुद ही एक अर्थ है कि इसको कहा गया अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी की तरह शेप को हम जियोइड कहेंगे। यहाँ पे क्या सपोर्ट लाइफ पाई जाती है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है, प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। इसको एक ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, आगे देखते हैं। इट हैज ए वाटर एंड एयर, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, वाटर प्लस एयर, जो इसको एक लिविंग फीचर्स प्रोवाइड करता है। द एयर हैज सपोर्ट लाइफ एंड गैसेस, और हमारे पृथ्वी पर ढेर सारे गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम देखेंगे किस मात्रा में पाई जाती हैं आगे वाले चैप्टर में आने वाले, लाइक ऑक्सीजन। एंड आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, जब हम पृथ्वी को बाहर से देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, अबाउट 66.66% हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हमें बाहर से ये नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। देखते हैं, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस, जो सतह है पृथ्वी की वो कवर्ड है पानी से, इसलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं मून, चंद्रमा। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। सैटेलाइट वो होता है जो किसी भी प्लेनेट का रेवोल्यूशन या चक्कर लगा रहा होता है, उसके अराउंड घूम रहा होता है। तो पृथ्वी
का चक्कर लगाने वाला एक ही सेलेस्टियल बॉडी है, वो कि जो है मून, इसलिए इसको हम सैटेलाइट का दर्जा देते हैं। द अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट इज ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1/3 के बराबर ही है, 1/4 के बराबर ही है, ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं है। इट इज शेप सॉरी इट इज 3,84,400, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? अर्थ से। इसकी दूरी है, इसे याद रखना आवश्यक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून, ये मून है, ये अर्थ का चक्कर लगाने में कितना 27 डेज लेता है। इट टेक्स 27 डेज, exactly the same time as the complete one spin as a result. Only one side of the moon. इसलिए हम हमेशा जो मून की एक साइड को ही देख पाते हैं, दूसरी साइड कभी नहीं देख पाते। इट हैज माउंटेन, और चंद्रमा पे क्या क्या पाए जाते हैं? वहाँ भी माउंटेन, पर्वत पाए जाते हैं, प्लेन्स, मैदान पाए जाते हैं, एंड डिप्रेशन, गड्ढे, गड्ढे को ही डिप्रेशन कहते हैं। उनकी सतह पे, चंद्रमा की सतह पे ये तीनों चीज़ें पाई जाती है, जैसे अर्थ पे भी है ये सिमिलैरिटी। अब देखते हैं सैटेलाइट किसे कहते हैं। सैटेलाइट इज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जो भी आसमान में पाए जाते हैं, चमकने वाली चीज़ें, आपने जाना कि डेट्स मूव अराउंड द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं चमकने वाली चीज़ें, उनको कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी, और उन्हीं में नाम दिया गया कुछ को सैटेलाइट। सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स किसके अराउंड घूमते हैं? सैटेलाइट भी उसी तरह चक्कर लगाते हैं जैसे एक प्लैनेट सन के अराउंड लगाता है अपने ऑर्बिट में, इन अ फिक्स्ड पाथ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सैटेलाइट। और सैटेलाइट में भी एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। ये मानव निर्मित बॉडी है। इट इज़ डिज़ाइन बाय साइंटिस्ट। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट को, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और कम्युनिकेशन। हम सैटेलाइट का यूज़ इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं और कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, जैसे कॉल हो गई, इंटरनेट कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये सब सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। और हमें किसी प्लेनेट की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट का ये यूज़ होता है। सैटेलाइट क्या करता है? प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगाता है, इन अ सेम वे एज प्लेनेट डू फॉर द सन। अब आगे देखते हैं एस्ट्रॉइड्स। Asteroid, apart from the stars, planets and satellite. Stars, planets and satellite को छोड़ के they are numerous tiny bodies, जो भी छोटे छोटे चट्टान की तरह बॉडी होती है आसमान में, जो हमारे अंतरिक्ष में होती है, which also move around the sun. ये भी क्या करती हैं? सन का चक्कर लगा रही होती है। But it is not a planet, stars and satellite. किसका चक्कर लगा रही होती है? सन का। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हीं बॉडी को एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा, अभी एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये रहा एस्ट्रॉइड्स का, जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, इन्हीं को कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये टाइनी बॉडी होती है, साइज में उतनी बड़ी नहीं होती। और देखते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो आप लोगों को। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। ये याद रखना आवश्यक है, जैसे बताया था मैंने, मार्स और जुपिटर के बीच में टाइनी बॉडी पाई जाती है, उसी को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। अब आगे देखते हैं मीटरॉइड्स कैसे कहते हैं। उल्का पिंड, ये कभी कभी धरती पे आ जाती है, जिसे हम कहते हैं टूटा हुआ तारा। बट इट वाज नॉट, ये स्टार नहीं होते, ये मीटरॉइड्स होते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, चट्टान के छोटे टुकड़े, विच मूव अराउंड द सन, जो किसके? सन के आसपास घूमते हैं, कॉल्ड मीटरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट।
कभी कभी जैसे ये अर्थ है, ये सन के आसपास छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं, ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ ज़्यादा पास आ जाते हैं और पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। तो ये घर्षण के कारण इसमें चट्टानों में इसमें ऊष्मा और घर्षण के कारण आग लग जाती है और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान से। तो इन्हीं को हम मीटेओराइट्स का दर्जा देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण विद द एयर, हवा में फ्रिक्शन के कारण इसमें हीट जनरेट होती है एंड ये जलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बर्न होने लगते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट being completed burnt falls on the earth created a hollow। अगर ये जल जाते हैं तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, पर ये कभी कभी बिना जले ही धरती पे गिर जाते हैं, जिसके कारण धरती में बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखते हैं गैलेक्सी किसे कहते हैं। A galaxy is a huge system of billions of stars। गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी का चित्र है, फोटो है। इसके अंदर ही ढेर सारे हमारे प्लैनेट्स पाए जाते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं। आप सोच ही सकते हैं ये आकार में कितना बड़ा हो सकता है। अब देखते हैं। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust। इसमें गैसें पाई जाती हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। There are millions of such galaxy। इसके अंदर ही ढेर सारी गैलेक्सीज और ऐसी ढेर सारी गैलेक्सीज है हमारे जो भी है दुनिया, उसमें मेक द यूनिवर्स। ये तो एक गैलेक्सी हो गई। अगर ऐसे ही 4-5 गैलेक्सी बना दी गई, इन सबको कंक्लूड या एक साथ मिलाएंगे, उसको कहते हैं यूनिवर्स। आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है यूनिवर्स एक। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे। हमारे सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये याद रखना आवश्यक है। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन दैट टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ऐसा माना जाता था कि जो आसमान में एक रिवर चल रही है, रिवर बह रही है, इसलिए इसका नाम मिल्की वे पड़ गया, मिल्की वे गैलेक्सी। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाशगंगा। हिंदी में इसको आकाशगंगा कहा गया क्योंकि हमारा मानना था कि आसमान में एक रिवर बह रही है, तो हम इनको पवित्र मानते हैं, इसलिए इस पर नाम रखा गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आई होप क्लास समझ में आई हो और आप इसका रिवीजन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास हम एनसीईआरटी कंटिन्यूअस रखेंगे 6 to 12th। जो भी हमारी एनसीईआरटी होगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जो भी होगा, एक हम इस पे ओरिएंटेशन भी बना देंगे कि क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम। अभी के लिए काफ़ी है इतना। धन्यवाद।